अनिकेत की शादी होने वाली थी। एक हफ्ते में उसकी शादी थी। कॉलेज लाइफ से वो एक ही लड़की से प्यार करता आ रहा था। उस लड़की का नाम श्वेता था और श्वेता से ही अनिकेत की शादी तय हो गई थी। अनिकेत और श्वेता बहुत खुश थे। दो प्यार करने वाले शादी के अटूट बंधन में बंध जाएं, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। लेकिन हर परिवार में टांग अड़ाने वाला कोई ना कोई होता ही है, और ज्यादातर वो कोई औरत होती है, जैसे कि अनिकेत की बुआ शेफाली। शादी के एक हफ्ते पहले शेफाली मायके आ गई, वो भी अपने 10 साल के शैतान बेटे के साथ, और आते ही आग लगाना शुरू कर दिया। ये क्या सुन रही हो अनिकेत? तू दहेज नहीं लेगा? नहीं बुआ, दहेज लेना कानून की नजरों में जुर्म है, और वैसे भी मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। आय हाय, देखो भैया, देखो तो लड़के ने थोड़ा पढ़ क्या लिया, अब हमारे संस्कार को ठुकरा रहा है। अनीता की बुआ पुराने जमाने के इंसान थे, उसके ख्याल भी पुराने थे। लेकिन अनिकेत पढ़ा लिखा था, उसने अपने माता पिता को भी समझा लिया था। शादी की जब बात चल रही थी तब अनिकेत ने अपने पिता से कहा था, माँ बाबा, आप लोग श्वेता के माता पिता से दहेज की बात नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। अनिकेत की माँ केतकी ने कहा, ठीक है बेटा, तू जैसा कहे, आखिरकार शादी तो तेरी ही है। अनिकेत के पिता हरिहर ने कहा, हाँ, और वैसे भी जमाने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा बेटा। अनिकेत के माता पिता समझदार थे, लेकिन उसकी बुआ शेफाली समझना चाहती ही नहीं थी। ऊपर से उसका बदमाश बेटा गुड्डू भी आ गया था। उसने अनिकेत से कहा, भैया, क्या आप मुफ्त की चीजें ठुकरा रहे हो? मैं तो भर भर के दहेज लूंगा अपनी शादी में। नहीं गुड्डू, दहेज लेना बुरी बात है। किसने कहा? मेरी माँ कहती है कि दहेज लड़के वालों का हक है। नहीं गुड्डू। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, खैर छोड़ो, मैं आपके कमरे में जाता हूँ। गुड्डू अनिकेत के कमरे में गया और जूता पहनकर ही पलंग पर चढ़ गया। उसे कोई कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि उसे थोड़ा सा डांटने पर ही वो जोर जोर से रो पड़ता था। गुड्डू पलंग पर चढ़कर जोर जोर से नाचने कूदने लगा और पलंग से आवाज आने लगी। अरे अनिकेत भैया, पलंग से तो आवाज आ रही है। ये राजा महाराजाओं के जमाने का पलंग है क्या? पलंग की आवाज सुनकर शेफाली फिर से चिल्लाने लगी, देखो देखो, पलंग की हालत देखो, ये तो किसी भी वक्त टूट कर गिर सकता है। हाँ हाँ, हमारा बेटा अगले ही महीने नया पलंग खरीद लेगा। अरे भाभी, दहेज में एक पलंग ले लेते तो पैसे खर्च कर खरीदना नहीं पड़ता ना। शेफाली ऐसे ही बात बात पर ताना मारने लगी। पूरे एक हफ्ते बुआ के ताने सुनते सुनते अनिकेत के कान में दर्द हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बुआ अब ज्यादा कर रही है, फालतू में बकवास कर रही है। अगर उन्होंने श्वेता को कुछ उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। गुस्सा नहीं करते बेटा, तू तो समझदार है ना। बुआ तो ऐसी ही है, जैसी भी है परिवार का हिस्सा ही तो है। और श्वेता परिवार का हिस्सा नहीं है, मैं बता रहा हूँ माँ, मैं बुआ के ताने सहने नहीं वाला हूँ। अनिकेत गुस्सा हो गया। अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी। श्वेता ने उसे कॉल किया, कल आ रहे हो ना बारात लेकर? हाँ हाँ, आना तो पड़ेगा ही, तुम जो इंतजार करोगी मेरा। खैर सुनो ना, पापा बोल रहे थे कि... क्या? बताओ। बोल रहे थे कि तुम्हें दहेज में सचमुच कुछ नहीं चाहिए। नहीं बाबा, मैं कितनी बार बोलूं? वो असल में सारे लड़के दहेज लेते हैं, और पापा ने मेरी शादी में दहेज के लिए पैसे जमा कर रखे थे। उन पैसों का अब क्या होगा? तुम्हारे पापा को बोलो उन पैसों से तुम्हारी माँ को लेके कहीं घूम आए, दिल को चैन मिलेगा। श्वेता, तुम बार बार दहेज की बात क्यों करती हो? क्या मेरे घर में कुछ नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सब कुछ है श्वेता, बस पलंग से थोड़ी आवाज आती है, वो तो अच्छी बात है ना, सुहाग रात में। अनिकेत, तुम ना बहुत बदमाश हो। जो भी हो, बहुत अच्छे हो। आजकल कौन सा लड़का दहेज लेने से मना करता है। अगले दिन अनिकेत बारात लेकर गया और श्वेता के साथ उसकी शादी हो गई। श्वेता ससुराल चली आई। शेफाली तो बस ताना मारने का मौका ढूंढ रही थी। लगता है तुमने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें अनिकेत जैसा लड़का मिला। नहीं तो दहेज के बिना शादी कौन करता है आजकल। हाँ बुआ, आपने सही कहा, मैंने पुण्य तो किया था, लेकिन लड़की के बाप का भी तो कोई फर्ज है। लड़का चाहे कितना भी मना करे, उन्हें कुछ तो देना चाहिए था। ये सब सुनकर श्वेता को बुरा लगा। अनिकेत ने शेफाली से कहा, बुआ, आप ये सब क्यों बोल रही हो? मैंने मना किया था ना आपको। क्या हुआ? क्या मैं तेरी पत्नी से दो बातें भी नहीं कर सकती? ऐसे ही ताना मारने का सिलसिला चलता रहा। अनिकेत अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगा। शाम को सुहाग रात के लिए पलंग फूलों से सजाया गया, लेकिन गुड्डू पलंग पर चढ़कर नाचने कूदने लगा। गुड्डू, आज ऐसा मत कर, बुआ मना कीजिए ना इसे। अरे बच्चा है, करने दो ना। गुड्डू बात सुनने वालों में से तो नहीं था। एक हफ्ते से वो पलंग पर अत्याचार कर रहा था, और आज भी वो उस पर चढ़कर नाच रहा था। पलंग से आवाज आ रही थी और तभी अचानक से पलंग टूट गया। अनिकेत गुस्से से लाल हो गया। गुड्डू, कब से मना कर रहा हूँ तुझे, सुनता क्यों नहीं है? ये बोलकर अनिकेत ने गुड्डू को जोर से 2 थप्पड़ लगा दिए। उसके दोनों गाल लाल हो गए और वो रोने लगा। माँ, अनिकेत भैया ने मारा मुझे।
हाय मेरा बच्चा। अनिकेत, ये क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? आपका बेटा जब से बदतमीजी कर रहा था तब आपको दिखाई नहीं दिया है? एक हफ्ते से आप दोनों की बदतमीजी सह रहा हूं मैं। अब और नहीं, अगर आप मुझसे उम्र में बड़े ना होते ना तो आपको भी लगा देता खींच के। भैया, आपका बेटा मेरा अपमान कर रहा है, कुछ तो बोलिए। ये सुनकर हरिहर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने भी शेफाली को 2 थप्पड़ लगा दिए और बोला, निकल जा इस घर से। घरों में आग लगाने के अलावा और कुछ आता भी है तुझे? और कभी मत आना यहाँ। शेफाली और गुड्डू को घर से निकाल दिया गया। उसे किए की सजा मिली। अनिकेत और श्वेता छत पर सो गए।